रमजान का महीना चल रहा है और इस रमजान के महीने में जहां दुआओं की बात चल रही है, जहां पे लोग दुआएं कर रहे हैं, वहीं पर ताई अगर हम देखें रमजान का यह पाक महीना, इस पाक महीने के अंदर जो है वो खamenei को शहीद कर दिया जाता है, हमला उन पर किया जाता है इस पाक महीने में। और पूरे देश में जो है, पूरी दुनिया में जो है एक हंगामा मच जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस लग रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये पाक का महीना है, रमजान का महीना है, 17वां रोजा जो है इफ्तार हमने यहाँ पे आयोजित किया है। पूरे हम यही दुआ मांग रहे थे जब छोड़ते वक्त, यही हम दुआ मांगे कि पूरी दुनिया में शांति रहे, दुनिया में सद्भावना रहे। जिस तरह से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हम कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है, बिल्कुल वो जाके ना उधर इतने बड़े जो है, जैसे आपने कहा कि ईरान के करीमी जी का जो देहांत होने के बाद भी जो है उन्होंने एक शोक संदेश भी नहीं डाला, जबकि दुनिया के जब भी बड़े देश में से किसी का देहांत होता है तो संदेश जाता है, शोक संदेश। लेकिन पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर बोल भी नहीं पा रहे। अगर हमको पेट्रोल भी 30 दिन के लिए लेना पड़ रहा है तो वो भी परमिशन हमें अमेरिका से लेनी पड़ती है, रूस से अगर हमको लेना है। तो ये देश के प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़े कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। बार बार जो है राहुल जी ने भी कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, और हम ये चाहते हैं ये युद्ध जो चालू है, हमें तीसरे युद्ध की बात आप करें, जब भी युद्ध होता है तो तबाही होती है, लोगों का नुकसान, लोगों का जान माल का नुकसान होता है, साथ साथ बेगुनाह लोग गुजर जाते हैं, लेकिन बहुत सारा नुकसान होता है। इसके आने वाले दिनों में जो परिणाम होते हैं वो अलग परिणाम इसके होते हैं, क्योंकि आपकी आर्थिक नीति टूट जाती है, मनुष्य हानि होती है, और इसका दुनिया में जो प्रभाव होता है, जैसे अभी देख रहे हैं आपके एलपीजी गैस की भी कीमतें बढ़ गई, हाँ जहाज अटके हुए और लोग हमारे अटके हुए। आप समझ नहीं रहे माताएं कितनी परेशानी है, आप नहीं जानते हो। कुछ माताओं ने वीडियो बना के रो के डाले हैं कि भैया मेरे बेटे को लेके आओ। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे समय में जब देश को एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है जो देश को दिलाए या एहसास कि भाई हम बच्चों को सुरक्षित लेके आएंगे, हम कीमत नहीं बढ़ने देंगे, हम अपनी मर्जी से तेल किससे खरीदना है वो उसकी नीति करेंगे, ना कि हम किसी के दबाव में काम करेंगे, ना ही हम एब्सटीन फाइल के डर के माध्यम से काम करेंगे। दुर्भाग्यवश जो हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है, हित के लिए नहीं है। हम दुआ यही कहेंगे कि इस देश का भविष्य उज्जवल हो, जिस देश के लिए हमने खून बहाया है, जिस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने मेहनत की है। और मुझे यही लगता है कि जैसे आपका, मैं वही अभी थोड़ी देर पहले बोल के अभी निकलूंगी कि धारावी के भविष्य के लिए भी, सुरक्षित भविष्य के लिए हम यहाँ से बिल्कुल दुआ मांगना चाहेंगे, यहाँ के लोगों को यही घर मिले और ये घर हमारा पूरा अधिकार है, उस तक लड़ने का काम हम लोग करेंगे, ये हमारा सवाल है। हिंदुस्तान में ताई, आजाद हिंदुस्तान में कभी ऐसा इतिहास नहीं देखा कि जो हमारे यहाँ मेहमान आए उन्हें रास्ते में शहीद कर दिया जाता, मार दिया जाता, 100 से ज्यादा लोगों को तबाह कर दिया जाता है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते, श्रीलंका जाकर उन्हें बचाती है। नहीं, वही मुझे सबसे बुरा लग रहा है ना। मैं तो इतनी सारी एग्जांपल आपके सामने दिया, एलपीजी गैस का दिया, पेट्रोल का दिया, राष्ट्रीय जो नेता का निधन होने के बाद भी शोक प्रस्ताव नहीं कर सकते, एक आप बात नहीं कर सकते, ना आपके विदेश मंत्री बात करते एक पॉलिसी के ऊपर। तो इससे बड़ा तो कॉम्प्रोमाइज कोई हो नहीं सका। एब्सटीन फाइल का इतना बड़ा असर है और इतना बड़ा अदानी का डर है कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस है, तो उसका असर पूरा देश भुगत रहा है। और देश को जो आपने जो कॉम्प्रोमाइज इतना बड़ा आपने तकलीफ देने का काम किया, ये सही नहीं है। देश स्वतंत्र है, देश की आर्थिक नीतियां, देश की पर्यटन नीतियां, देश की प्रदेश नीतियां सब सेपरेट है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम क्या करें, ऐसी परिस्थितियों में हम दुआ ही कर सकते हैं, और यही दुआ करते हैं कि इस देश में अमन रहे, इस देश में शांति रहे, इस देश में भाईचारा रहे, प्यार रहे। जनता के लिए आवाज उठाएं तो भी आप पे आरोप लगता है कि आप वहां जाती हैं, मारपीट करवाती हैं। ताई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये किसने लगाया? भास्कर शेट्टी ने। देखिए, एकनाथ शिंदे तो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है, और एकनाथ शिंदे की भी बात करना चाहूंगी कि जितने भी निर्णय हुए एकनाथ शिंदे जी को इसका जिंदगी में कभी ना कभी भुगतान या कभी ना कभी इसका सजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो जब जितने भी जिहाद निकले एकनाथ शिंदे जी के निकले। एकनाथ शिंदे धारावी के इस बार 2 बार 3 बार आए डंपिंग क्लियर करने के लिए,
कचरा निकालने के लिए डीप क्लीनिंग करके गए, धारावी का कचरा निकला क्या? जितने भी फंड एकनाथ शिंदे ने दिए, क्या वो फंड से जमीन पे काम हुआ? आप भी पत्रकार है, आप भी गलियों में घूमते हैं, मैं भी गलियों में घूमती हूँ। तो एकनाथ शिंदे जी ने जिस जिसको फंड दिया, एकनाथ शिंदे जी ने जब जब डीप क्लीनिंग किया, मुख्यमंत्री थे राज्य के, वो अपेक्षा ये करती हूँ कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पे आए, मुख्यमंत्री जब कोई बात करे तो उसका एक्शन होना चाहिए, लेकिन हमें कुछ भी एक्शन दिखा नहीं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब एकनाथ शिंदे मिलते हैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर को, तो महाराष्ट्र की चर्चा नहीं करते, धारावी का डेवलपमेंट जल्द से जल्द करने का आदेश उनको देश के प्राइम मिनिस्टर देते हैं, क्योंकि उनके वो दोस्त है। तो एकनाथ शिंदे जी पहले आके हमारे सवालों का जवाब दे। जो हमको बाहर भेजने का साजिश चल रहा है, उसमें एकनाथ शिंदे जी आप भागीदार है, और धारावी की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। एकनाथ शिंदे जी से मैं कहना चाहती हूँ। जिस तरह इफ्तार की दावत होती रही, हर पार्टी में धारावी की दोनों बेटियां पहुंचती रही है और प्यार का संदेश देती रही है। जैसे कि राहुल जी ने कहा है कि मोहब्बत की दुकान खोलना है, और ये धारावी क्या पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। आपने देखा कि सदन में किस तरह से मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे कि मोदी जी आए ही नहीं उस दुकान में, उनको कुछ खरीदना ही नहीं था उस दुकान से। तो हम बताना चाहेंगे कि धारावी में जिस तरह से प्यार बांटा जा रहा है, दोनों बहनें पहुंचते जा रही, लोगों से बात कर रही हैं और दुआएं भी कर रही हैं कि पूरे देश में जो है शांति बनी रहे, क्योंकि जो हिसाब से देश चल रहा है उसके हिसाब से हर जगह नफरत बांटी जा रही है, हर कोई नफरत का पैगाम दे रहा है। लेकिन यहाँ पर वर्षा ताई, ज्योति ताई जो है वो प्यार का पैगाम दे रही है। हमारे साथ ज्योति ताई है, इनसे जानेंगे कि ताई जिस तरह से रमजान का महीना है, इस रमजान के महीने में हर जगह आप पहुंच रहे हैं। आप देवेंद्र फडणवीस जी मुसलमानों के खिलाफ, मदरसे के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, अब वो भी इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे धारावी से नारा निकला है हम सब एक है, और हम दिखा रहे हैं बार बार। और प्यार मोहब्बत की चीज तो यहाँ से पहले चल रही है। यहाँ की गंगा बहती है प्यार की, हर माहौल में, हर गली में आप देखेंगे तो हर त्योहार में हम सब लोग एक साथ मिलके ये त्योहार मनाते हैं। और अभी तो रमजान का पाक महीना चालू है, उसमें सब लोग एक साथ आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मेरे सब भाई यहाँ आप देखेंगे, बहनें आई हैं। और हम सब हमेशा, ये आज का नहीं है, धारावी का ये पहले से चला हुआ रिवाज है, और वो रिवाज हम हमेशा गायकवाड़ साहब से चला आया हुआ है, और ये हमेशा हम करेंगे। आरोप लग रहा है कि लोग उद्धव साहब अगर मुसलमानों के साथ खड़े होते तो उनसे कहा जाता है कि उद्धव खान हो गए हैं, और यही आरोप कांग्रेस पे भी लग रहा है। कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के लिए है। तो क्या कहना चाहेंगे कि धारावी में अगर आप प्यार मोहब्बत बांटोगे तो आपको मारपीट करने वाला विधायक कहेंगे? हम हमेशा ही जो संविधान को मानते आए, और संविधान में ही लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता है, तो हम सब धर्म को साथ लेके जाने वाले। हम ऐसे नहीं कहते कि हिंदू हमारे नहीं है, मुस्लिम हमारे नहीं है, हमारे सब भाई हमारे। हम इसी बात पे अड़े हुए हैं, हम कभी नहीं कहते। और ये लोग धर्मनिरपेक्षता मानते ही नहीं है, संविधान मानते ही नहीं है, वो एक धर्म को लेके जाते हैं। और ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत होता है। क्योंकि जब हम हिंदुस्तान में या महाराष्ट्र में, भारत में रहते, तो भारत में आपको सब धर्म को लेकर चलना पड़ेगा, सब धर्म का विचार करना पड़ेगा, उनके बारे में सोचना पड़ेगा, ना कि सिर्फ एक धर्म के बारे में। तो वो उनकी गलत चाल है, वो हम कभी भी नहीं माने, क्योंकि हम कांग्रेसी है, कट्टर कांग्रेसी, हमेशा सब धर्म को साथ लेके ही चलेंगे।
क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बार बार भास्कर शेट्टी ने बहुत सारी बातें आप लोगों पे कही है कि आप लोग जो हैं वो सफाई नहीं कर रहे हैं। अगर आपको धारावी की बेटियों को अगर धारावी से मोहब्बत है तो गंदगी क्यों नहीं साफ होती है? वो जगह जगह जाकर इतने सारे कचरे हैं उनको क्यों नहीं साफ करते? वो आखिर क्यों सिर्फ पोल्यूशन पे ही क्यों लड़ रहे हैं? अपनी राजनीति कर रहे हैं। और जो कीचड़ भी किया है ना वो ज्योति ताई ने किया है। सुनते हैं क्या? मेरे विधानसभा का भाषण सुनो आप। जो होता है वो बीएमसी से होता है। फंड किसको आया है? फंड के बारे में बोलो ना आप। वो किसने लिया है और कितने काम हुए हैं? हमने श्वेत पत्रिका मांगी है, हिम्मत है तो श्वेत पत्रिका दिखाओ। आपने काम नहीं किया और बोल रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं। तो बीएमसी किसके हाथ में थी इतने दिन सबको पता है और हम घूम घूम के गए। जब काल में मुख्यमंत्री है तो एकनाथ शिंदे के काल में 3 साल में जो जो टेंडर हुए, मुख्यमंत्री महोदय आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना खाऊं ना खाने दूंगा। तो आपको तो पारदर्शिता के, आप बहुत बड़े बादशाह हैं, आपने तो कहा है मैं पारदर्शिता कारोबार रखना चाहता हूँ, मैं स्वच्छ रखना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री महोदय 3 साल में पहले तो हमें आपसे कहना है, हमने 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 20 बार नहीं, 25 बार आपसे श्वेत पत्रिका मांगी है। ये 3-4 साल में जो फंड खर्चा हुआ है ना, जब नगर सेवक थे नहीं थे, उसके एक बार श्वेत पत्रिका निकालिए। और जितने टेंडर हुए, जितने भी टेंडर समृद्धि मार्ग से लेके सब तक, जो 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो 1.5 लाख करोड़ का होता है भाई साहब। ये पैसा टैक्स का लोगों का पैसा है समृद्धि मार्ग से लेके। तो समृद्धि मार्ग से लेके कोस्टल रोड से लेके यहाँ तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट निकले 3-4 साल में, सबका श्वेत पत्रिका निकालिए। और एकनाथ शिंदे जी को भी मुझे लगता है इसमें पूछना चाहिए कि जो जो पैसा बीएमसी के माध्यम से गया है, यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से गया है, किसके पास गया और कैसे गया। हिंदुस्तान में पहला ऐसा ब्रिज बना है जो 4 रोड होकर आता है, आगे जाके 2 रोड हो जाता है। अरे बाबा, जहाँ संसद नहीं बची, राम लल्ला का मंदिर नहीं बचा, वहाँ पानी गिर रहा है तो बाकी जगह की बात हम क्या करें? संसद से लेके वहां तक आप समझ सकते हो। तो ये तो बात बहुत ये है। तो इसका सबका इंक्वायरी करेंगे ना अपने राज्य के मुख्यमंत्री, वो काफी सक्षम है और वो उनके पास पूरी मेजोरिटी है, तो वो कर सकते हैं इसकी पूरी इंक्वायरी। मैं चाहती हूँ कि इस पूरे प्रकरण की इंक्वायरी। धारावी करों के साथ नया भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है। पात्र अपात्र के बाद अब अनिर्णित करके लोगों के पेपर के पैसे वसूली की जा रहे हैं। नहीं, मैं तो इसके ऊपर आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों में जाके अवेयरनेस करें, क्योंकि 0.1% आदमी लोग को सिर्फ पात्र किया गया है। 99.9% लोगों को अनिर्णित रखा है। ये पहली बार मैं देख रही हूँ कि पात्र ही कोई नहीं हो रहा है। सारे पेपर मतलब 1000 में से 31 लोग, 1400 में से 4-5 लोग, ऐसा अगर चलता रहेगा तो फिर मुझे लगता है कि सबने रास्ते पे उतर के पूछना चाहिए भाई ये अनिर्णित क्या है। और उसके बदले में आप 50,000 मांगोगे, 1.5 लाख मांगोगे, 2 लाख मांगोगे, कुछ लोग 4.5 लाख मांग रहे हैं। ये जो दलाली शुरू हुई है ना, इस दलाली को रोकना पड़ेगा और आप लोगों को इसमें बड़ा काम करना पड़ेगा। और ये जो सवाल हमसे पूछते हैं ना गटर साफ सफाई के, उनको बोलिएगा एमएलए का काम क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या है, काउंसिलर का। एकनाथ शिंदे जी ने ट्रेनिंग देना चाहिए बहुत लोग को। एकनाथ शिंदे जी ट्रेनिंग दीजिए। उनके पास खुद है क्या? नहीं, मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि मालूम नहीं है कुछ लोगों को कि जो काउंसिलर का काम होता है वो काउंसिलर का काम होता है। अब जो काम हमारा है अनिर्णित के लिए, उसके लिए भी उतरिए मैदान में। हम उतरने वाले, आप हमारे साथ उतरिए, धारावी के लिए उतरिए, अदानी के लिए मत उतरिए, अदानी के लिए मत उतरिए, उसके सपोर्ट के लिए। जो काम इलीगल है वो किसी के कहने से लीगल नहीं हो जाएगा। जो संविधान है वही चलेगा। मैंने थोड़ी देर पहले इसको बोला, सरकार है या ये नहीं चलेगी, चलेगा तो सत्ता नहीं संविधान चलेगा।
भास्कर शेट्टी ने कहा है कि ताई चुपचाप बैठ गई, लगता उनका कोई अडानी के पास बैलेंस बचा हुआ इसलिए वो चुपचाप हो गई है। हाँ? भास्कर ने कहा ताई का कुछ बैलेंस बचा हुआ अडानी के पास शायद इसलिए। वो मोदी जी को पूछना भूल गए। सुनिए ना, मोदी जी को पूछना भूल गए। मोदी जी के पास बैनर लेके गई थी तो मोदी जी उस दिन भाषण करने संसद में नहीं आए, वो सबसे पहले इधर मैं ही थी। वही मैंने बोला मोहब्बत की दुकान। और मोदी जी के दोस्त कौन है? और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनने में किसका बड़ा हाथ है? तो एकनाथ शिंदे जी को पूछिए, जब आप मुख्यमंत्री बन के पहली बार मोदी जी से मिलने गए तो देश के प्राइम मिनिस्टर ने महाराष्ट्र की चर्चा नहीं की, धारावी डेवलप करने का ऑर्डर दिया। और ये आरएमसी प्रोजेक्ट चल रहा है ना आपका, जो ये लीगल है क्या इलीगल, कभी एकनाथ शिंदे जी से पूछिएगा। बाकी लोग का जवाब मैं नहीं देना चाहती हूँ, समझ गए? हाँ, लेकिन ताई अब आप के सवाल ही पाएंगे तो उनके लिए जवाब। आरोप लगने लगा है कि वो जिस तरह से कांग्रेस जो है वो राज्यसभा में शरद पवार जी को भेज रही है और वो खास मित्र है, खुद दिखाई दिया है, उन्होंने अपने कार्यक्रम में बुलाया। तो अगर अडानी के खिलाफ कोई कार्यक्रम लेना होगा तो कैसे शरद पवार जी उनके खिलाफ बोलेंगे? अभी देखिए, हमारे देश के राज्य के नहीं सुनिए, ऐसा नहीं है, हमारे देश के राज्य के ज्येष्ठ नेता है और ये निर्णय वर्षा गायकवाड़ पार्टी के ऊपर से लेवल पे होता है, महाविकास आघाड़ी करके निर्णय लिया गया है, तो इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। लेकिन जैसा आपको पता है कि पहले भी वो ये थे, और आप जो बात कर रहे हैं किसके ज्यादा दोस्त है, वो तो ज्यादा देखना पड़ेगा वजन डाल के किसके ज्यादा दोस्त है। आज जब हम वो थे तो कितने थे और 2014 के बाद कितने गए? 200-250 के नंबर के आदमी 2 नंबर पे लेके जाने का काम देश के प्राइम मिनिस्टर ने किया है। तो किसके कार्यकाल में ज्यादा अमीर हो गए, ये भी तो जरा सेंसेक्स दिखा दीजिए जरा। इसके ऊपर पढ़ाई करके लोगों को बताना पड़ेगा ना। जे 200 से 64 से 2 नंबर तक, उसके बाद वापस एक आया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उसके बाद वापस 2 नंबर से नीचे आए थे। तो ये किसके कार्यकाल में आए हैं? बराबर है। आप जरा सवाल को बढ़ाइए, एब्स्ट्रीन फाइल तक लेके जाइए, उसका भी थोड़ा लेके आइए। एब्स्ट्रीन फाइल किया ना, प्रकाश अंबेडकर जी का पूरा प्रोग्राम मैंने किया है। सुनिए जाके वो पूछ लेना। एलपीजी 60 रुपीज का बन गया है, पेट्रोल का 155, भाई 60 मतलब 60 हो गया, और पेट्रोल का दाम 166 हो गया। पेट्रोलियम मिनिस्टर गायब है, एब्स्ट्रीन के पास गए कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी इनको पूछे, जो भी जा रहे हैं एकनाथ शिंदे जी से पूछिएगा, इसका जवाब दी। और जो लोग अटके उसका जवाब एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस साहब को भी देना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस साहब तो बहुत पारदर्शक आदमी है भाई, मुझे लगता है वो श्वेत पत्रिका निकाल देंगे और सब भ्रष्टाचार की इंक्वायरी होगी, और नहीं होगी तो फिर आप तो समझदार हो। जब बायोलॉजिकल पुरुष कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, जो अवतार है भगवान के, वो ट्रम्प से डर गए हैं, तो बाकी दूसरे क्या बोलेंगे ताई? ये तो आप ही बता दीजिए। कॉम्प्रोमाइज आदमी, कॉम्प्रोमाइज सब कुछ। डर गए वो भी बता दीजिए सबको कि क्यों डर गए वो। एब्स्ट्रीन फाइल है ये, आप नहीं बताएंगे? है, सब मामला है, इसके लिए अडानी के खिलाफ जाइए, पहले चौकसी कीजिए। कह रही थी कि 426 लोगों को जो घर देने की बात पर आज हमारे मुख्यमंत्री जी इतना खुश हो रहे हैं और मीडिया में बवाल कर रहे हैं कि हमने उनको घर दे दिया, धारावी के लोगों को घर दिया। तो कहाँ दिया? धारावी में दिया क्या? बात तो आपने धारावी के लोगों को धारावी में देने की कही थी। जो राजीव गांधी नगर के लोगों की आप है ना चर्चा कर रहे हैं, मीडिया में उठा रहे हैं, तो उनको आपने देवनार भेजा, वो देवनार के रहीवासी थे क्या?
उनके पेपर्स कहाँ के थे? धारावी के। उनका घर कहाँ था? पहले जो जला घर वो कहाँ था? वो राजीव गांधी नगर में था। तो राजीव गांधी नगर के लोगों को राजीव गांधी नगर में ही देना चाहिए था ना, देवनार क्यों भेजा आपने? वो खुद बता रहे हैं कि धारावी करो, होशियार हो जाओ, तुमको धारावी में घर मिलने वाला नहीं है। वो खुद मीडिया के जरिए बता रहे हैं। तो जनता को अब समझ में आ जाएगा कि ये 426 आ रहा है जनता के समझ में। नहीं समझ में आएगा धीरे धीरे। जो अभी तो बहुत लोगों को मालूम पड़ रहा है और धीरे धीरे लोग है ना जुड़ भी रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है। अब आवाजें उठ रही हैं। अब शाहू नगर की बिल्डिंगों पर हमला हुआ है, अब बिल्डिंग वाले नीचे उतर रहे, वो हंस रहे थे झोपड़े वालों के ऊपर कि झोपड़े वालों के ऊपर जो हाल है वो हमारा नहीं होगा, लेकिन अब बिल्डिंगों के ऊपर ये हाल हो रहा है। देखिए स्टेट की जगह है और उसके बारे में यही है कि वो स्टेट की जगह होने के कारण उन लोगों को ऐसा था कि भाई हमको तो यहीं मिलेगा, हमको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन उनकी भी जो ये कहते हैं ना एक बबल था जो वो अभी फूट चुका है और क्लियर हो चुका है कि उनको भी यहाँ घर नहीं मिलने वाला है और उनको भी धारावी के साथ ही जोड़ा गया है। धारावी के बाहर ही उनके लिए भी जमीन देखी गई है। तो अभी धारावी के लोगों को मैं यही बोलूंगी कि अभी भी जागृत हो जाओ, देखो सबको हटाया जाने वाला है। तो अब अभी भी अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो कल को सिर्फ पछताओगे और पछताने से कुछ हासिल नहीं होता है। अभी भी वक्त है हमारे पास लड़ने के लिए।